हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू डेली वेबसाइट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिजल्ट आ गए। रिजल्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गए। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद कुछ लोगों के डीबी कॉल लेटर आ भी गए हैं और कुछ लोगों के बाकी हैं। तो इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी? ज्वाइनिंग आपकी जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है उस हिसाब से आपकी 15 मई या फिर 20 मई तक पूरी प्रक्रिया होने की संभावना है कि इतने तारीख तक 15 या 20 मई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप ड्यूटी पर पहुंच जाएंगे। जब ड्यूटी पे पहुंच जाएंगे तो इसके बाद हम आपकी बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, क्योंकि हम कोई भी बात करते हैं तो आपको बिल्कुल साक्ष्य के अनुसार करते हैं कि हाँ ये देखिए साक्ष्य क्या है। इसके बाद आपकी बात करेंगे, वो ट्रेनिंग की बात करेंगे। ट्रेनिंग आपकी होती है कि नहीं होती है, कितने दिन की होती है। ट्रेनिंग के बाद आपकी बात करेंगे तो वर्क की बात करेंगे, क्या काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको सभी चीज़ें जानना ज़रूरी है। जब किसी भी डिपार्टमेंट में आज जा रहे हैं आप तो वहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। सैलरी क्या होती है, बेसिक पे क्या होता है, इसके बाद ग्रेड पे क्या होता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और जो मुख्य बात है वो है आपकी ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र आप कितने दिन में कर सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता है। क्योंकि कोई भी बच्चा चाहेगा कि अगर हमको दूसरा डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाएँ। अब होम डिस्ट्रिक्ट में पहुँचने के लिए तो होम डिस्ट्रिक्ट में पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा, कितने दिन बाद ट्रांसफ़र होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जब आप जॉइनिंग करेंगे तो आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, ये चैप्टर 4 है। चैप्टर सॉरी चैप्टर 4 है प्रोबेशन। ये प्रॉपर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से लिया गया, वहाँ की जो पीडीएफ है उसी से लिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं 19 नंबर जब आप जाएंगे तो प्रोबेशन दिया जाएगा। इसमें आप पहला नंबर, ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी ऑन प्रोबेशन फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। यानी कि 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। अब प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड होता है कि आपको 2 साल तक कोई भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर 2 साल तक आप नौकरी से रिजाइन करते हैं तो आपको टेक्निकल रिजाइन नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट रिजाइन देना होगा। किसी अदर जॉब में अगर आपका होता है तो आपका टेक्निकल नहीं होकर डायरेक्ट रिजाइन देना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो सर्विस है वो काउंट नहीं होगा दूसरी अगर जॉब में जाएंगे तो। और आपको जो पे प्रोटेक्शन होता है वो भी नहीं मिलेगा। ये होता है प्रोबेशन पीरियड का। अगर आप 2 साल कंप्लीट कर देते हैं तो आपको इस सर्विस को छोड़ के अगर दूसरी सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल पे प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके बाद आपको सर्विस ये ऐड हो जाएगी और आपको जो यहाँ से एनओसी भी मिलेगी। इन सभी पे चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जिससे कि नेक्स्ट जॉब में जाएँगे वहाँ पे आपको इसका फ़ायदा मिलता है। और आपका प्रोबेशन पीरियड के बाद ही आपका प्रमोशन भी होता है। तो आपको प्रोबेशन पीरियड पता चल गया, इसके बाद आपका प्रमोशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट करेंगे ट्रेनिंग की बात। क्योंकि हम एक-एक प्रक्रिया से चल रहे हैं कि आपकी जॉइनिंग होगी, तो जॉइनिंग प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, क्या होता है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पॉइंट पेज नंबर जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 6 है मिसलेनियस में। मिसलेनियस में आप ट्रेनिंग की बात करेंगे तो ट्रेनिंग में यहाँ पे देख सकते हैं, एवरी पर्सन एवरी पर्सन अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस सेल अंडरगो सच ट्रेनिंग एज में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय स्पेसिफाई बाय द हाई कोर्ट। यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग है उसमें आपको ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग होगी, लेकिन जो हाई कोर्ट आपको वहाँ पे जैसे निर्देश देंगे उसी के अनुसार होगी। अब आपकी ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी, आपको बता दें कोई भी क्लर्किकल पोस्ट पे आपको मैक्सिमम ट्रेनिंग होती है वो 15 से 20 दिन की होती है। और जो 15 से 20 दिन ट्रेनिंग है, ज़रूरी नहीं कि आपको सभी को एक साथ भेजा जाएगा। 2 लोगों को पहले भेज दिया जाएगा, आपके यहाँ ज़्यादा लोग हैं तो 2 लोगों को पहले भेज दिया जाएगा, उसके बाद 4 लोगों को भेजा जाएगा, उसके बाद 1 लोगों को भेजा जाएगा। जैसे-जैसे एम्प्लॉयी हैं उसी हिसाब से धीरे-धीरे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। और ट्रेनिंग से ज़्यादा आप जो काम करेंगे उसमें अधिक सीख जाएँगे। जहाँ पे जितना ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा उससे कहीं अधिक आपके जो सीनियर होंगे वो सिखा देंगे। उसके बाद आपको ट्रेनिंग का तो टाइम आएगा तब आपको भेजा जाएगा। तो ट्रेनिंग होती है, आप ये समझिएगा। ट्रेनिंग का टीए भी मिलता है, अगर कहीं दूर ट्रेनिंग होती है टीए भी मिलता है, ओटी भी मिलता है, वो सब चीज़ मिलती हैं। जिसका पैसा अच्छा खासा ट्रेनिंग बन जाता है। इसके बाद दूसरी नेक्स्ट बात करेंगे, वो करेंगे आपके ट्रांसफ़र। क्योंकि आपको ट्रांसफ़र भी होना ज़रूरी है। कोई भी है, जिसको डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जिसको दूसरा डिस्ट्रिक्ट मिल गया, सपोज़ कोई रहने वाला है यहाँ पे सहारनपुर का और उसको मिल गया है, इलाहाबाद मिल गया है, उसको कानपुर मिल गया है, तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए ट्रांसफ़र ज़रूरी है। अब ट्रांसफ़र में क्या कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पॉइंट 28 नंबर है।
जिसमें ट्रांसफ़र के बारे में बात की गई है। द हाई कोर्ट में आइदर इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर एनी एम्प्लॉय फ्रॉम वन जजशिप टू अनदर जजशिप विद इन द स्टेट प्रोवाइड इन केस एन एम्प्लॉय सीक ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट he shall be placed at the bottom of seniority in category in which he is transferred। इसका मतलब ये हो गया है कि ट्रांसफ़र होंगे वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे होंगे और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के बेस पे होंगे। आगे की एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे क्या होगा, सपोज कहीं भी आपका ज्वाइनिंग हो गई कानपुर में हो गई, लेकिन कानपुर में स्टाफ ज़्यादा ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव चाहेगा यानी कि कोर्ट चाहेगा तो आपको लखनऊ भेजा जा सकता है, इलाहाबाद भी ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट में अगर ज़रूरत होगी, जहाँ ज़रूरत के हिसाब से वो एडमिनिस्ट्रेटिव के बेस पे होगी, और जो एम्प्लॉय के बेस पे होता है वो होता है आपके, अगर आपने को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना है, आपको मिल गया है लखनऊ, आपको जाना है आगरा, तो वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन देंगे कि ऐसे ऐसे हमको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र चाहिए, तो उसके लिए आपको हो सकता है 2 साल लग जाएँ, 3 साल लग जाएँ, ऐसे टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर जल्दी इतनी छोड़ देंगे तो फिर वहाँ पे जाने में वहाँ तो सीट खाली हो जाएगी और आप जहाँ पे जाएँगे वहाँ पे सीट बढ़ जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे देखना पड़ता है, या फिर आपका इसमें एक और होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। अगर आप शामली से, जैसे कि आगरा से कोई लखनऊ जाना चाहे और आप लखनऊ से आगरा जाना चाहें, तो आपका आसानी से हो जाएगा। और नेक्स्ट जो दिया है कि आपको जो ऑर्डर कैश ट्रांसफ़र होंगे वो आपके बेस पे होंगे, तो आप जिस पोस्ट पे जाएँगे, जैसे आप जूनियर असिस्टेंट हो गए, तो आप सबसे बॉटम सीनियरिटी यानी कि आपकी सीनियरिटी है वो लॉस हो जाएगी, आप सबसे नीचे जाएँगे। तो सीनियरिटी का कब आपका फ़ायदा मिलता है? सीनियरिटी का फ़ायदा मिलता है आपको प्रमोशन में। अगर आपकी सीनियरिटी ज़्यादा है तो आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा, और आपकी सीनियरिटी कम है तो आपको हो सकता है देरी में प्रमोशन मिले। तो ये आपकी बात हो गई है ट्रांसफ़र की भी। ट्रांसफ़र के बाद बात करेंगे वो आपके काम की बात करेंगे। काम में क्या-क्या करना पड़ता है उसकी बात करेंगे। ये इस ईयर का नोटिफ़िकेशन नहीं है, लेकिन पोस्ट आपकी यही रहने वाली हैं, क्या-क्या आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें दिखाएँगे। जैसे कि ये सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव का है, असिस्टेंट का, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी जो जूनियर असिस्टेंट है, यहाँ पे असिस्टेंट, इसके बाद कॉपीस्ट, पुलिस केस डायरी, असिस्टेंट अकाउंट, एडिशनल क्लर्क, कोर्ट क्लर्क, एडमिन क्लर्क, राइटर रनर, टाइपिस्ट, तो टाइपिस्ट कम टाइपिस्ट यानी क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सभी पोस्ट हैं। अब इनका ही काम करना पड़ता है। जैसे क्या होता है कहीं कहीं जैसे ज़्यादा पोस्ट की ज़रूरत होती है, जहाँ ज़्यादा पोस्ट होती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा काम भी रहता है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ, पूरा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका कंट्रोल कहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑफिशियली ज़्यादा एम्प्लॉय रहेंगे, ज़्यादा काम रहेगा, तो वहाँ पे सभी जगह एक सेक्शन बटा होता है। एक सेक्शन में आपके जो आपके कॉपीस्ट रहेंगे, दूसरे में अकाउंटेंट रहेंगे, तीसरे में एडिशनल क्लर्क रहेंगे, चौथे में एडमिन क्लर्क रहेंगे, इसके बाद रनर टाइपर रहेंगे। ऐसे सभी के सेक्शन होते हैं और सेक्शन के अनुसार इनका काम भी रहता है। आपको कौन सा सेक्शन मिलता है अभी तक आपको नहीं पता चला होगा, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी टाइम आपको पता चलेगा कि आपको ये सेक्शन दिया गया, आपको ये काम करना पड़ेगा, और आपका ट्रांसफर हो जाता है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर भी हो जाता है, तो आपका काम चेंज भी हो जाता है। तो आपको मुख्यतः कौन से काम करने पड़ते हैं वो आप समझिएगा। जैसे कि आपको कॉपीस्ट पुलिस केस डायरी, यानी कि जो आपके पुलिस केस जो होते हैं उनकी एक डायरी होती है, उनको बना मेंटेन करना पड़ता है, और जो पुलिस केस की सेपरेट फाइल होती हैं उनको भी मेंटेन करना होता है। ये सभी आपको मेंटेन करना है। इसके बाद अकाउंटेंट क्लर्क का मतलब होता है जो भी आपके एम्प्लॉई हैं, जो भी आपके साथ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी सभी की सैलरी बनाना। सैलरी आप कहाँ पे टीए कितना हो गया, सैलरी कितना हुआ, डीए कितना बढ़ा, इन सभी की जो जानकारी है, इन सभी का बिल बनाना वो अकाउंटेंट का काम होता है। एडिशनल क्लर्क होते हैं, ये जो अन्य काम हो गया, जैसे कि कुछ लोगों के पास गलत काम करते हैं तो उनके पास केस भी चलता है, तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल और डीआर आपको देखना पड़ता है, आपको प्रमोशन देखना पड़ता है, आपको ट्रांसफ़र भी देखना पड़ता है। ये सब कौन करता है? ये सब आप ही लोग करते हैं। कुछ बस आप सीनियर के देख रेख में आप ये सब काम देखते हैं, क्योंकि जब आप भी सीनियर हो जाएंगे तो आप स्वयं ही ये काम आपको करना पड़ेगा। इसके बाद एडिशनल कोर्ट क्लर्क होते हैं जो कोर्ट में क्लर्क काम करते हैं, फाइल ले जाना, फाइल लाना, फाइल का मेंटेनेंस रखना, वो सभी कोर्ट क्लर्क करना पड़ता है। एडमिन क्लर्क होता है
एडमिन क्लर्क मुख्य रूप से जो आपका प्रमोशन देता है, ट्रांसफ़र देता है, ये एडमिन क्लर्क का ही काम होता है। राइटर रनर जो आपको फाइल में लिखने मेंटेन करना, ये सब एक को नहीं आपको भी काम करना पड़ सकता है। और उसके बाद क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो भी टाइपिंग करना है, और भी जो एक काम आप सोचिएगा कि आप टाइपिंग के लिए गए तो टाइपिंग नहीं नहीं, आपको मल्टी काम करने पड़ते हैं, मल्टी आपको स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे काम कर पाएंगे। ये सभी आपके वर्क के बारे में हो गया, ट्रेनिंग के बारे में होगा, प्रोबेशन पीरियड के बारे में हो गया। अब आपकी सैलरी बता दें। जो जूनियर असिस्टेंट होता है, जूनियर असिस्टेंट की जो ग्रेड पे है, जो आपका 2000 है, 2000 के लगभग आपकी 32-33 हज़ार रुपये की लगभग सैलरी आपकी जो आपकी कटने के बाद इतनी आने वाली है। वैसे तो आपकी लगभग 35 की बनेगी, लेकिन आपका एनपीएस कट जाएगा। इसके बाद आपकी जो सैलरी आने वाली है 32-33 हज़ार, जब भी अभी आप खर्चा चला रहे हैं वो करीब 7 से 8 हज़ार रुपये में चला रहे हैं। जब 32-33 हज़ार रुपये आपको मिलने लगेगा तो आपका बचत होने लगेगी और आप भी खुश रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपको बता दें, नेक्स्ट क्या आपकी बात करनी है, वो बात करनी है प्रमोशन के बारे में। अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ आपका, तो अब प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। जैसे 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो वैसे ही आप प्रोबेशन के लिए प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्रमोशन है वो आपका जूनियर असिस्टेंट से आपका डायरेक्ट सीनियर असिस्टेंट होता है, जबकि बीच में आपका 2000 ग्रेड पे है, 2000 ग्रेड पे से आपका डायरेक्ट 2800 ग्रेड पे ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी कि इसके बीच में और भी ग्रेड पे होते हैं, जैसे 2400 ग्रेड पे हो गया, ये भी होता है, लेकिन आपका प्रमोशन है 2400 ग्रेड पे ना होकर डायरेक्ट 2800 ग्रेड पे होता है। तो जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट पे होगा, लेकिन काम आपको वही करना पड़ता है, काम में कोई चेंज नहीं मिलेगा। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो आपको 4200 ग्रेड पे होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो आपको 4600 ग्रेड पे होगा। अब उनको भी आपको दिखा देते हैं कौन कौन से प्रमोशन होंगे। जूनियर असिस्टेंट के बाद आप सीनियर असिस्टेंट बन जाएंगे, वो लगभग आपके 4 से 5 साल लगने वाले हैं। इन दिनों में आप सीनियर असिस्टेंट बन जाएंगे, यानी कि 2800 ग्रेड पे बन जाएंगे। इसके बाद जो आपको बनना है वो हेड असिस्टेंट बनना है। यहाँ पे देख सकते हैं हेड असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे, ये आपको बनने में भी लगेगा लगभग कम से कम 10 साल। जो आपको 4200 ग्रेड पे है यहाँ पे पहुँचने में, 4200 ग्रेड पे के बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि सीनियर सुपरवाइज कैटेगरी की ये होती है एओ। एओ की पोस्ट होती है जो होती है आपकी 4600 ग्रेड पे की। 4600 ग्रेड पे में वही बच्चे जा पाते हैं जिनकी अभी एज कम है, या फिर प्रोमोशन के बाद आप कोई भी एग्जाम दे के क्वालिफाई जल्दी कर गए तो आपको 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाती है। अन्यथा आपको रिटायरमेंट तक है वो हेड असिस्टेंट तक आपको रिटायरमेंट हो जाता है। ये आपको प्रमोशन पूरा, लेकिन काम है, काम बस आप सुपरवाइज कैटेगरी में पहुंच जाएंगे तो आपको काम करवाना पड़ेगा और थोड़ा काम करना भी पड़ेगा। लेकिन अभी आप जूनियर असिस्टेंट हैं तो आपको काम करना ही है, करवाना नहीं है। चाहे आप ग्रुप डी एम्प्लॉय हो, चाहे आप खुद हो, सभी को काम खुद करना है। लेकिन आप जब आगे बढ़ जाएंगे प्रमोशन होके तो आपको काम करना करवाना पड़ेगा, आप सीनियर कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो हम थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको कोई भी डाउट है वो नहीं बचा होगा, सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे आशा करता हूँ। और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।